गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि यूपीएसआई की सीरीज चालू हो चुकी थी तो उसी कड़ी में आज आगे हम फिर 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आए थे। रोडेली आपके 25 क्वेश्चन के से सीरीज आपकी चल रही है। रोडेली हम करवा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर डिस्कशन कर रहा है और आपका पूरा चैप्टर पूरा कवर कंप्लीट करने, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कवर हो जाए। हर टॉपिक से, हर चैप्टर से एक एक सवाल उठा रहे हैं ताकि आपके पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? कह रहा मान ले कि पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक है। क्या कह रहा है? पी क्यू आर क्या है? विशिष्ट पूर्णांक। कैसे विशिष्ट पूर्णांक है, हम उनकी बात करते हैं। आर क्या है? एक धनात्मक सम पूर्णांक है। आर बेटा क्या है? एक धनात्मक सम। तो आर के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है? आर एक क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक, समपूर्णांक, ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली। अब वो कह रहा है जबकि पी और क्यू कैसे? धनात्मक विषम पूर्णांक है। कह रहा है आर मेरा समपूर्णांक है, पी और क्यू मेरे पी कामा क्यू क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है बेटा आपकी? ये विषम पूर्णांक है। तो कह रहे निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा सत्य नहीं हो सकता? पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। अब आप बताओ, आर धनात्मक समपूर्णांक, तो सबसे छोटी संख्या ले लेते धनात्मक की। तो हमने देखो P का मान मैंने 1 ले लिया, R का मान मैंने 2 ले लिया, Q का मान हमने 3 ले लिया। नहीं तो वैसे तो देखा जाए रिजल्ट है सबके, वैसे देखा जाए जो मैंने ये संख्याएं लेके काम कर रहा हूँ, वैसे देखा जाए इन सबके रिजल्ट के द्वारा हम सीधा आंसर को बताया जा सकता है। हम तो आपके रख के चेक करवा रहे हैं। अब ये बताओ पहले क्या कह रहा है? क्यू का मान बेटा आपने कितना ले लिया? 3। हमने इसी क्वेश्चन पे कर ही दे रहे हैं, सम है कि विषम है। क्यू का मान हमने 3 ले लिया। पी का मान बेटा कितना है? 1। और आर का मान कितना है? आर का मान बेटा 2 है। 2 तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 गुणे -3 विषम संख्या होती है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, ये विषम है। उसने कहा P माइनस आर 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये सम संख्या नहीं होती बेटा, ये विषम संख्या है। ये क्या है बेटा आपका? ये विषम संख्या है। ये क्या है आपका बेटा? विषम संख्या। तो ये भैया आपका सही हो चुका। तो उसने क्या कहा? ये सम है और आपने क्या? विषम है। हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको चेक करने के लिए जा रहा हूं तो क्यू स्क्वायर, क्यू का मान आपने कितना रखा? 3 रखा है। 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 2 कर लेता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे -1 आएगा -9। क्या होती है? विषम संख्या होती है बेटा, ये भी विषम संख्या है, तो ये भी आपका सही है। अगर मैं इसके बाद आता हूँ आर का मान बेटा होता है 2। आर का मान 2 ले लिया है और उसने आर का मान 2 ले। पी का मान कितना है? 1 है। क्यू का मान कितना है आपके पास? 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? और उसको कह रहा होल स्क्वायर, तो 2 3 में 1 2 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा? फिर 8 आ जाएगा। तब ये 8 आ जाएगा तो ये क्या है? आपकी सम संख्या है। क्या बेटा? आपकी सम संख्या है, तो ये भी सही है। तो मतलब कहने का कि आप ऐसी छोटी छोटी संख्याओं लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज क्या है, मैंने सारे ऑप्शन को क्या कर दिया? डिस्कशन कर लिया। चाहता तो मैं एक ही आंसर था। अब कुछ रिजल्ट बनते हैं कि दो संख्याएं अगर सम संख्याएं तो दो सम संख्याओं का योग सम संख्या ही होता है। अगर दो विषम संख्याओं का योग अगर हम बात कर रहे हैं, दो विषम संख्याएं हमने ले लिया तो उनका योग क्या होगा? तो सम संख्या होती है। तो ऐसे सारे कुछ रिजल्टों के माध्यम से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जिसको रिजल्ट पता है घटाने पे क्या होता है, अगर एक सम है एक विषम है तो क्या मिलेगा, अगर दोनों विषम संख्याएं हैं तो क्या मिलेगा, तो हम आपको रिजल्ट के माध्यम से भी बताया जा सकता है। लेकिन हमने ऑप्शन के द्वारा कर दिया कि जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम आपको 1 2 3 ऐसी संख्या, छोटी संख्याएं लेकर हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तेरा गुणोत्तर श्रेणी लिखिए। 6 लिखा है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका 6 है, 18 है, 54 है, 3 39,367 में कितने पद हैं? पद का मतलब है टर्म।
पद का मतलब बेटा क्या होता है, कितने टर्म दिए गए हैं, पद का मतलब n का मान पूछ रखा है आपसे कि n का मान क्या होगा। तो पहले हमें गुणोत्तर श्रेणी पता होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमें क्या पहले पद पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, तो सार्वनुपात पता होना चाहिए। सार्वनुपात का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपका पता होना चाहिए। प्रथम पद पता होना, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो बेटा ये बताओ, पहले गुणोत्तर श्रेणी है तो a का मान बेटा कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और बताओ r का मान कैसे निकालते हैं, सर जी सेकंड टर्म में पहले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, 18 में 6 से भाग दे दूंगा तो r का मान निकल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या करा, पहला पद मुझे पता चल गया, और कॉमन रेशियो या सार अनुपात निकालने के लिए आपको पहले पद का दूसरे पद में क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना, मतलब अर्थात भाग देना होता है। तो आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। जब भाग दे दिया आपने तो बताइए, तो r का मान पता चल गया। तो nवां पद निकालने का फार्मूला tn बराबर होता है a r के पावर n माइनस 1। ये बेटा आपका फार्मूला होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है tn का। मुझे nवां पद कितना दिया, 3 9 3 6 6 दिया है, a का मान 6 है, r का मान 3 के पावर n माइनस 1। 6 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 6 को डिवाइड करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 3 आएगा, 39 33 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, 6 कम 6। अब बेटा 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1। अब बेटा ये बताओ, पहले इसके गुणनखंड करना होगा 6561। जब तक गुणनखंड नहीं होंगे तब तक हम बता ही नहीं सकते कि इसके मान क्या होगा। तो 6561 है, तो 6561 के अगर मैं गुणनखंड कर लेता हूँ, 3 देखिएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 2 5, 26 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से किया, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौको 12, 3 तक 9, 3 से किया, 3 8 81 हो जाएगा, 81 3 से करूँगा 27 हो जाएगा, 3 से करूँगा तो 9 हो जाएगा, 3 से किया 3 और 3 से किया 3। अब भैया 3 गिन लेता हूँ, 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 3 के पावर कितना हो गया, मुझे 3 के पावर 8 हो गया इसका गुणनखंड, और इस 3 के पावर कितना हो गया, n माइनस। बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो क्या हो जाती है, जब बेस समान होते घाते भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाएगी, n माइनस 1। n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। तो गुणोत्तर श्रेणी की जो बात कर रखा था, तो हमने सबसे पहले पहला पद देखा क्या दिया गया, इसके बाद हमने कॉमन रेशियो r देखा क्या मिला, इसके बाद tn बराबर a r के पावर n माइनस 1 होता है। उस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया, वहां से हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 56 के पावर 283, 141 के पावर 283 और 125 के पावर 254, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अंतिम 2 अंकों की बात कर रहा बेटा, इकाई यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहा कि फर्स्ट है। अगर अंतिम 2 अंक की बात कर रहा है, मतलब 2 अंक मुझे चाहिए। अगर हम बात करते हैं जैसे यूनिट आपको 100 प्लेस के लिए बात कर लेता है, 2 डिजिट के लिए 100 आ जाता है, ठीक है। हम उस पर न चर्चा करके हम सिंपल बहुत स्मूथली इसको बताते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। एक चीज मुझे ये समझ में आता है, देखो सबसे पहले कि कोई भी संख्या है, अब इनके मान देखता हूं मैं, हमेशा एक चीज नोटिस है कि अगर 6 के पावर कुछ भी लिखा हो, 6 के पावर बेटा 1 तो 6 ही बनता है, 6 का स्क्वायर तो 36 6 ही आएगा, 6 के पावर 3 है तो 216। बेटा मैं कुछ भी करता रहूं, 6 का इकाई यूनिट डिजिट की पहले बात कर रहा हूं, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो बेटा हमें 6 ही मिलेगा। मैं 1 के पावर 1 करूं तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 मिलेगा, 1 का क्यूब करूं तो 1 ही मिलता रहेगा, मतलब मुझे इकाई प्लेस पे 1 ही मिलता रहेगा। जो यूनिट डिजिट पर हम बात करते हैं, यूनिट प्लेस पर हम बात करें तो यूनिट प्लेस से बेटा मुझे क्या मिलता रहेगा, 1 ही मिलता रहेगा। अगर हम 5 की बात करता हूँ, 5 की पावर 5 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 5 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ भी मुझे क्या मिलता रहेगा, 5 मिलता रहेगा। तो बेटा आपके लिए सबसे पहले क्या है कि हमको ये देखते हैं कि क्या मिलता है यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस से मुझे क्या मिल रहा है, बार बार
अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 मिल रहा है, 1 ले रहा हूँ तो 1 ही मिल रहा है, अगर 6 ले रहा हूँ तो 6 ही मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत बड़े नंबर मुझे 2 डिजिट के पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दो, 4 से, ताकि थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गौर से देखना, तो 283 पे मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कोई चेंज नहीं, 6 ही मिलता रहेगा। 141 283 बेटा मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 125 मैंने इसको भी 254 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 56 के पावर बेटा बताओ कितना आएगा, 4 7 28 7 0 हो जाएगा। यहाँ कितनी बार आएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर 4 7 28, यहाँ भी 1 4 1 आएगा, और इसके पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 4 24 4 3 12 2 14, 125 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझे देखना, मैं इसका क्यूब करने जा रहा हूँ। 6 का क्यूब बेटा कितना होता है, 216। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 0 1 लिख लूंगा, और यहाँ मैं 5 के स्क्वायर कितना कर दूंगा, 25 कर दूंगा। मुझे मतलब है 2 डिजिट से। अब 2 डिजिट यहाँ पर देखो कितना है, 16 है, ये 0 1 और ये 25 है। 25 गुणे 16 कितना होता है, 16 5 80 हो जाएगा, 16 दूनी 32 8 40 400 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो मुझे 2 डिजिट पे क्या मिल गया, मुझे डबल जीरो। तो डबल जीरो कहाँ पर है, ये है। तो बेटा आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले देख लेना, बहुत बड़ी पावर लिखो, कौन सा यूनिट प्लेस पे आता है। तो मोस्टली 4 पर मिलते हैं यूनिट डिजिट, लेकिन हम 4 पे नहीं, हम 4 पे इसलिए लिए ताकि हमको थोड़ा सा और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर लिया सबको। तो ये आखिर आएगा, जो ये जो लिखा जाता है रिमाइंडर लिखा जाता है, कितना है डिवाइड, वो जो रिमाइंडर था वो लिखते हैं, इसको डिवाइड के जो रिमाइंडर आया वो लिख लेगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, और 125 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। हमने यूनिट डिजिट पर बात की है, यूनिट डिजिट पर। अब ये हो गया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अगर 400 आ गया तो हमसे पूछा था अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक कितना मुझे मिलेगा बेटा, डबल जीरो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक जो लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह लगा है कि स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, ये यहाँ पे कह रहा है। इसका मतलब है कि पूरे को क्या कर लेना है, आपको सॉल्व करना है। इस पूरे क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे ये बताना है क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 10 2 6 0 डिवाइड, क्या लिखा है, 3/4 लिखा है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 74 + 68 लिखा है, 28 लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 3/4 लिखा, ब्रैकेट बंद। पूछ रहा क्या मान आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 260 डिवाइड 3/4 गुणे, इनको जोड़ेंगे 8 4 कितना हो जाएगा, 12 6 6 13 14, माइनस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, और 7 ही कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं 10, इसको देखते हैं। अब ये तो देखते 4 के 4 3 12, 2 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 3/2 गुणे 2 7 14 78 हो जाएगा, गुणे 21, 10,260। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो गए, 3 7 21 हो गए, माइनस इसका 2 का गुणा करा दे तो 21 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10,260 डिवाइड 13 3 में 2 गए 1, 17 4 21, 178/2 आ गया। अगर इसको क्या करते हैं, डिवाइड लिखा उल्टा पलट देंगे, पलटने में क्या हो जाएगा। अब इसके अब 171 से देखते हैं कि ये कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ दशमलव में नहीं लिखा हुआ, आपके ऑप्शन कोई भी दशमलव में नहीं लिखा हुआ। अगर दशमलव में नहीं लिखा हुआ तो मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा, भाग जा रहा होगा कंप्लीट, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर लिखा गया होगा। तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर तो देखते हैं कितने 19 और 9, तो पहले 9 से देखते हैं 9 की टेबल में क्या कितनी बार जाएगा, ये दोनों कैंसिल करता हूँ
तो अगर मैं 9 के टेबल 9 एक कम 9 हो गया, अगर 9 एक कम 9 हो गया तो बचा कितना, 1 बचा 12 हो गया, 9 एक कम 9 3 बार 36, 9 चौक 36, 11 फिर 40, ये कितनी बार बेटा गया तो 19 बार, और 19 पंचे 55, 19 छक्का 114, तो बेटा कितना हो गया 60 बार में, और ये कितना हुआ यहाँ 2, कितना आ गया 120 आ गया। तो उसने जो पूछा था आपसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या बेटा आपका आंसर आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, क्या लिखना है 4 मल्टीप्लाई 0.4 0.04 0.004। देखो बेटा दो तरीके इसके लगाने, या तो आपको दशमलव का गुणा करना आना चाहिए, या तो भाई दो तरीके इसको, या तो हमें दशमलव को हटा के सॉल्व करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा गया है 0.4 0.04 0.004, बेटा बताओ अब इसका गुणा कराना है। 4 का गुणा 4 बार कराएंगे 16, 16 का 4 से गुणा कराएंगे 64, 64 का 4 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 256 आएगा। ठीक, पहले तो हमने क्या कहा, हमने डेसिमल कुछ भी नहीं लिखा, जितना भी कुछ लिखा था हमने कहा पहले सिंपल गुणा करवा लो। यहाँ मुझे 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो मैंने सबका चारों क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। 4 4 16 256 हो गया। अब दशमलव गिनते हैं, यहाँ से यहाँ पीछे साइड से गिनते हैं, ऐसे दशमलव काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ कितने डिजिट पर है 1 2 3 प्लेस पर है, 3 प्लेस इसके, फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ कितने प्लेस पर 2 प्लेस पर, और यहाँ कितने प्लेस पर है, यहाँ 1 प्लेस पर है। तो यहाँ 3 प्लेस पर, यहाँ 2 प्लेस पर और यहाँ 1 प्लेस पर, तो कितने हो गए 6 हो गए। मुझे 6 प्लेस पर डेसिमल देना है, तो यहाँ से मैंने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 दशमलव। तो बेटा ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका था कि डेसिमल मैंने 4/10 करता, फिर यहाँ 100 करता, फिर यहाँ 1000 करता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई डेसिमल का हो तो पूरे का सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करा लीजिए सिंपल, इसके बाद दशमलव काउंटिंग कर लीजिए, कुल मिला कितने दशमलव कितने प्लेस पर हो। तो मैंने यहाँ पे देखा 3, यहाँ पे देखा 2, यहाँ पर 6 प्लेस पर, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब 6 प्लेस तो है नहीं थे, तो मैंने 0 ऐड कर लिया, अपने में से 0 दे देना, 0 दे दिए तो आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, कितने 0 3 0, 3 0 का यहाँ 1, यहाँ पर तो भैया 2 0 तो बेकार हो गया, यहाँ 1 0 बेकार है, 3 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सिर्फ सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। उसने कहा 6 नंबर को, अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे 6वां नंबर का कह रहे 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की, 4 अंकों की। अगर वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर आपसे पूछ रखा जिसे 10 11 20 22 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है 8 प्राप्त रहता है। तो बेटा मैंने कई बार आपको ये सवाल, हर सीरीज पे एक सवाल जरूर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर आपका कवर हो जाए, पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चैप्टर के कुछ आसान सवाल दे रहे हैं, कुछ आपके मिक्स वाले करवा रहे हैं, कुछ आपके कठिन करवा रहे हैं, हर चैप्टर कवर करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये सवाल है, अब उसने कहा कई बार हमने बताया इस क्वेश्चन के लिए जब भी विभाजित करने की बात है तो वहाँ पे बेटा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम किसका लिया जाएगा, एलसीएम बेटा लेंगे 10 का 11 का 20 का और 22 का, इसका बेटा एलसीएम लेना। अब एलसीएम क्या आएगा, तो काम तो उससे बनना है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 हो गया 11 हो गया 20 हो गया और 22 हो गया। बेटा देखो हम पहले भी बोल चुका हूँ, एलसीएम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम 2 से ही चले। एलसीएम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम 2 से चले, हमारा जिससे मन होगा उससे करेंगे। 2 तो जो तुमको 2 से आसान लगता है 2 से करिए, 3 से लगिए। कोई एक सिस्टमेटिक अगर चलना चाहते तो फिर 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 ढूंढेंगे, फिर 5 4 फिर 5 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे नहीं चल गए हम सीधे सीधे। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा क्या है, हम पहले क्या लेंगे 11 ही लेंगे, 10 हो गया 11 हो गया 20 रहा और हमारे यहाँ पे क्या आ गया 11 निकल गए, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। जैसे 11 दूनी
22 2 ले लिया। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसकी बात चल रही है, अगर हम इससे बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 को ले लेता हूँ। 5 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें फिर से 2 दिख रहा है, 5 1 5 और 1, यहाँ से हमने 5 ले लिया। ठीक, अब ये बताइए 5 दूनी 20, तो 11 गुणे 20 कितना हो गया, तो 20 से कम 20 और 20 से कम 20 2 22 220 आपका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम बेटा आपका कितना आ चुका है 220। अगर इन दोनों का एलसीएम 220, हमारे पास बेटा 3 अंक तक आए। हमारे पास 220 में कितने अंक है 3 अंक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला था 4 अंक। तो अभी जो भी कुछ तुम लोग इसका मल्टीपल करना होगा मुझे, क्योंकि तब तक मुझे 4 डिजिट तक नहीं मिल जाता। अगर बताओ, अगर हम 0 को थोड़ी देर छोड़ देते, 22 का पहाड़, 22 का पहाड़ ऐसा पढ़िए कि 22 की टेबल काउंटिंग करना है कि कितने डिजिट बाद मुझे 3 डिजिट से 4 डिजिट में कन्वर्ट हो लेता हूँ। तो 22 के 44 22 होगा 22 पंचे 110। इसका मतलब है कि मैं 220 में कितने का गुणा कराने वाला हूँ 5 का। 5 दूनी 0, 5 दूनी 10, 5 2 से 11, कितना आ गया 1100। अब 1100 में बेटा मैं क्या करूंगा, 8 जो शेष फल था उसको जोड़ दूंगा, तो मेरा 1100 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन पर है डी, ऑप्शन पर दिया गया है, तो मेरा आंसर क्या हो गया डी होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, कई बच्चे क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, भैया शेषफल 8 ही तो चाहिए था ना, 10 से बेटा भाग दोगे क्या कभी शेषफल ये 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ऑप्शन के द्वारा देखेगा, अगर इसको ना सॉल्व करेगी तो कोई बच्चा अगर ऑप्शन का हेल्प लेगा तो भी आंसर तक पहुंचेगा और आंसर मिलेगा, क्योंकि 10 का भाग कर दीजिएगा शेषफल मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मुझे 8 चाहिए था नहीं मिला, यहाँ तो शेषफल कुछ मिलेगा नहीं, तो ये भी बाहर होगा शेषफल 8, यहाँ कुछ नहीं मिले तो सिर्फ एक ऑप्शन में 8 मिलेगा। तो इसको लगाने की अपेक्षा अगर ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी 7वें नंबर पर, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष, कोई कंपनी है, कंपनी में कुल क्या करे काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना 7 अनुपात। एक कंपनी है जिसमें महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, उन दोनों का अनुपात जो दिया गया है बेटा आपको 7:6 दिया गया है। ठीक है, अगर कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन। एक रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर पुरुष कर्मचारी की जो संख्या है चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, करे जो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका क्या है घन है। तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की क्या बताना है, कुल संख्या बतानी है। कर्मचारियों क्या आपको बताना है बेटा, कुल संख्या बतानी कि कुल संख्या कितनी होगी। तो भैया अनुपात कितना दिया गया है आपका, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष कर्मचारी कर्मचारियों की हमने संख्या क्या मान लिया, संख्या हो गई 7x हो गई, संख्या कितनी होगी 7x, महिला कर्मचारी की संख्या कितनी हो गई 7:6x हो गया। अब मुझे बताओ अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करता हूं, अभाज्य संख्याएं, तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अगर अभाज्य संख्याओं की बात चल रही है, सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है और डेल्टा करके मैंने छोड़ दिया। मुझसे क्या पूछा था, मैंने ढेर सारी अभाज्य संख्याएं लिख दिया।
2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे मैंने ढेर सारी लिखी। मुझसे क्या कहा था, चौथी पूछी गई थी। चौथी नंबर पे कितना है आपसे क्या पूछा, चौथी 1 2 3 4 चौथी अभाज्य संख्या क्या है, तो चौथी अभाज्य संख्या कितनी, 7। अब उसमें क्या रिलेशन दे रखा था आपका, चौथी अभाज्य संख्या 7 है, आपका रिलेशन दे रखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 7x, और इसका क्या था, घन था। घन का मतलब पावर 3 था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन बोला है, क्वेश्चन में बोला है, तो पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है वो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, घन है। कर लिया तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 49 हो गया। बेटा x का मान कितना आ गया, 49 आ गया। तो पुरुषों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, पुरुषों की संख्या, बेटा पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 7x, 7 गुणे 49 कितना हो जाएगा, 343। अब आता महिला कर्मचारियों की संख्या। महिलाओं की संख्या 6x है, तो 6 गुणे कितना हो गया, 49। तो 6 नाम 54, 24 5 29। अब क्या हो गया, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 343 है और महिला कर्मचारियों की संख्या आपकी कितना है, 249 है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ लूं 343 और 294 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 9 9 4 13, 3 2 5 6 637 कहीं है, बिल्कुल है। तो जो आया है जोड़ने पर वो कितना है, 637 आया है। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 9 4 13 3 2 5 637। तो आपके पास कितना आंसर होगा, 637 आ गया। तो महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या कुल दोनों को मिलाकर हमारे पास कितना आएगा, 637 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि 480 का, अब सुनिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो, यदि 480 का 20% 590 के 40% से अगर x% कम है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है मुझे कि यदि 480 का 20% अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 480 का अगर हम 20% की बात कर रहे हैं, 590 के 40% से x% कम है। सुनिएगा बात को, एक तो मैं दो तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, उसने कहा 480 का हम 20% निकाल लें, पहली चीज, फिर 590 का 40% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 480 का 20% निकालते, 590 का 40% निकालते से x% कम है, तो हम दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर कम करने का मतलब बेटा अंतर होता है, अंतर वो कम कर लेते हैं, जो भी अंतर आएगा उस इसके वाले से क्या कर दे, x% की बात कर, इसका गुणा कराएंगे, यहाँ से हमें किसका मान निकल के आ जाएगा, x का मान निकल कर आ जाएगा। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा 480 का 20% को मैं यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, और सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, मैं यहीं पे सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूँ। 480 का 20% मतलब 20/100, 590 के 40/100। अब गुणे, अब वो कह रहा है x% कम है इसका, तो मतलब 100 पे 100% में कोई चीज होती है, बटे 100। ठीक, हमने इन दो जीरो से दो जीरो हमने कैंसिल आउट कर लिए। ठीक, हमने क्या किया, एक जीरो ये और एक जीरो ये, एक जीरो ये और एक जीरो ये भी कैंसिल आउट कर दिए मैंने। अब ये देखता हूँ कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमने एक चीज ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि 4 के टेबल से ये जरूर कट सकता है, तो ये 12 हो गया, गुणे 2 हो गया, यहाँ क्या बचा, 65 बचा, और यहाँ क्या बचा, 100 माइनस x/100 इतना बचा। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24,
ये 24 हो चुका है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात कर सकते हैं तो 24, इसका अगर कैंची गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 100 इधर आ जाएगा, ये 5900 बन जाएगा और माइनस 59x बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम 59x इधर लेकर आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5900 रहा और ये इधर जाकर कितना हो गया, 2400 हो गया। तो 59x बराबर, अगर इसकी बात कर लेता हूं तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 और 9 में 4 गए 5, तो 9 में 4 गए कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये कितना 5 में 2 गए 3 आ गया। ठीक, तो 3500 आपका आ गया, x बराबर 3500 बटे 59। तो अगर 59 की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर भाग देते हैं इसका, 59 का भाग देते हैं 3500 में, तो 5 7 35, 7 में 63, 7 में ज्यादा हो जाएगा, 6 पर जाएगा और 6 पर गया तो 6 नाम 54 के लिए 4 हो गया, 5 के कितने लग गए 5, 6 पंचे 6 नाम 54 के लिए 4, 5 के कितने लग गए 5, 6 पंचे 30, 5 35, बेटा तब भी ज्यादा, 6 में ज्यादा है, 6 में ज्यादा तो बेटा कितने में जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या लगा, 6 में जब नंबर ज्यादा तो मुझे कहाँ जाना होगा 5 में, और 5 में जाना है, यहाँ देखना 6 में मुझे क्या नंबर ज्यादा आ चुका है तो मुझे कहाँ जाना होगा 5 में, 5 वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो बेटा ये वाला कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट होगा, सिर्फ कौन सा बचा, डी नंबर पर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो आपको ज्यादा डिवाइड नहीं करना कि पूरा आप डिवाइड करने चले जाओ। तो यहाँ से ये मैं देख पा रहा हूँ कि 354 आ चुका, इससे ज्यादा आ गया, इसलिए मुझे 6 की जगह किस में जाना होगा, 5 पर जाना होगा। अगर 5 पे जाना तो ये आंसर कहाँ से फिर मिल रहा है, डी ऑप्शन पर मिल रहा है, तो पूरा भाग नहीं देना होता है, थोड़ा सा भाग देने से हमें मिल जाता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो कोई ऑप्शन डी आ चुका है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन अगला। कह रहा राकेश अपनी मासिक आय का, राकेश जो है अपने मासिक आय मतलब एक महीने का, बेटा मासिक आय का मतलब होता है एक महीने की बात कर रहा, 20% अपने घरेलू खर्च पर, कितने परसेंट 20%, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर, 20% घरेलू खर्च पर, ठीक है, बाकी बचाता है। उसने कहा एक महीने में कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जॉब और कुछ कर रहा है, तो उसकी मासिक आय होती फिक्स होती, कुछ ना कुछ इनकम होती है कि इतनी इनकम, उस इनकम को कैसे खर्च करता है बताता है कि 20% भैया मैंने अपने घरेलू खर्च पे कम कर दिए खर्च किए, 15% मैंने किताबों पे खर्च किए, 30% भैया मैंने कपड़ों पर खर्च किया। तो जब इतना खर्च होगा कुछ ना कुछ बचा होगा, बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि उसने कितने रुपए की बचत की है, 12,397 की। उसने किसकी बचत कर रखी है, 12,397 रुपए की बचत कर रखी है। तो कह रहा उसकी मासिक आय ज्ञात करिएगा। बचत कितनी हुई, तो पहले ये तो बताओ पहले कितना खर्च कितना करा। बेटा कोई चीज अगर आपको जो सैलरी मिलती है वो अपने 100% पर होती है, तो कितने परसेंट खर्च किया है उसने अपना, तो बेटा ये 20% खर्च किया है, प्लस उसने 15% किताबों पे खर्च किया है और 30% कपड़ों पे खर्च किया है। तो कितना हो गया, 30 20 50 15 65%, 65% उसने खर्च कर चुका है। तो बेटा कितने परसेंट खर्च किया, 100% अगर पैसा है उसके पास तो 65% खर्च कर दिया। तो कितना बचत कितना आ रहा, तो बचत उसकी जो रही बचत, तो 100 माइनस 65 मतलब 35% उसने बचत किया। उसने अपनी सैलरी का बेटा कितना परसेंट बचत किया, 35% बचत किया। जो 35% बचत हो किसके बराबर है, 12,397 के बराबर है। जो आपका बचत है 35% वो बेटा किसके बराबर है,
आपके 12,397 के बराबर। तो बेटा 1% कितने की हो जाएगी, 12,397 बटे 35। तो आपके लिए कितना था, 100% पूछा गया है, तो 100% कितना है, 12,397 अपॉन गुणे 100। अब इसको डिवाइड करता हूँ, 5 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। और 7 के पहाड़े में देखता हूँ 7 से ये कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, इसको देखते हैं। 7 एक कम 7, 5 बार 53 हो गया, 7 7 49, 4 53 49, 7 7 20, 0 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 1 कम 2 3, 35,420 रुपए। तो जो बेटा उसकी इनकम थी वो कितनी थी, 35,420 रुपए। 35,420 रुपए जो कमा रहा था उसकी बात क्या चल रही थी। तो एक महीने में उसकी सैलरी कितनी थी, 35,420 रुपए था, उस पर उसका काम चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, कह रहा अगला क्वेश्चन पढ़िए। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य 4/5 मूल्य पर खरीदती है। कितना, वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, कोई हम खरीद रहे हैं वो हमारा सीपी कहलाता है। और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। तो कह रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भैया ये बताओ पहले आरंभिक बिक्री मूल्य कुछ तो रहा होगा, तो मैंने मान लेता हूं, आरंभिक बिक्री मूल्य कितना, x। ठीक, तो पहले बताओ बिक्री मूल्य के सीपी कितना है तुम्हारे पास, 4/5 x हो गया, सीपी हो गया। बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। एसपी कितना होगा तुम्हारा, 15 बिक्री मूल्य से 15% अधिक लाभ पर। x का कितना, अगर आपका बिक्री मूल्य उसका 15% अधिक लाभ पर, तो 115 बटे बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने में कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 23x बटे 20 25 100, ये आ गया आपका एसपी आ गया। अब उसने क्या पूछ रखा है आपसे, लाभ का बताइए। अगर लाभ पूछ रखा है तो लाभ के लिए क्या बेटा निकालना होगा, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना 23x अपॉन 20, और सीपी कितना 4/5 x है। तो कितना मान निकल के आ जाएगा, अगर इसकी बात करो तो लघुत्तम कितना बेटा बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 20 लघुत्तम ले लेंगे तो 23x हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 चौको 16x, 16 4 20 3 23, 7x अपॉन 20। बेटा ये लाभ आ गया। लाभ परसेंट का फार्मूला बेटा क्या होता है, लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, लाभ बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। लाभ मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना आया है, 7x अपॉन 20, सीपी कितना था 4/5 x था, गुणे कितना हो गया 100। अब इससे देखो कुछ कैंसिल आउट करते हैं, x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, x कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिएगा कौन क्या कैंसिल आउट करता है। तो अगर हम कैंसिल आउट की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 7 गुणे 5 गुणे, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ चीजों को और मैं अगले पेज पे चलता हूँ। तो 7 5 100, तो 7 है 5 है और यहाँ 100 था, अपॉन 7 ये वाली संख्या ऊपर 5 हो गया, 100 हो गया,
और अपॉन में कितना आ जाएगा 20 और 4 आ जाएगा, 20 और 4 आ जाएगा, 20 आ गया और 4 आ गया। 20 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, और 5 बचे 25, और 25 छक्के 175, 175 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 चौको 16, 1 17, 15 हो गया, 4 3 12, 3 15, और 4 30 हो जाए, 4 7 28, 4 5 20, 43.75% आपका निकल कर आ जाएगा। तो कितना आपका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन में है कहीं 43.75% बिल्कुल है। तो आपका आंसर कितना हो गया डी नंबर का हो गया। तो अगर आपका लाभ प्रतिशत पूछता है तो आपका लाभ प्रतिशत ऐसा आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर, तेरा विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है। आकाश को कोई वस्तु बेची है, उस पर उसने 45% का लाभ लिया है। फिर आकाश उसे 10% इस पर घाटे में, क्या कह रहा है कि 10% घाटे में संजय को बेचता है। समझिएगा, विनोद पहले उस पर कोई वस्तु है, उस पर जो भी सीपी रहा होगा, जो भी मूल्य रहा होगा, उस पर 45% का लाभ लेता है। फिर वो आकाश को बेचता है। आकाश क्या कर रहा है 10% लॉस पर वो किसको बेच देता है, संजय को बेच देता है। तो कह रहा परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा, तो कह रहा प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना है। तो पहले तो ये कंफर्म कर ले किसको प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस देखने के लिए अब बताइए, कोई चीज अगर है तो अपने आप में 100% पर कोई वस्तु होती है। तो अगर मैं मान लेता हूं विनोद के पास नहीं है, विनोद के पास एक वस्तु का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए को मान लिया। अब वो बताओ आकाश को बेचता है, एक वस्तु मूल्य 100 रुपए है, तो ये क्या बढ़ गया आपका सीपी है, आपका क्या है सीपी है 100 रुपए। आकाश बेचता है, आकाश को बेचता है, कितने रुपए में बेचता है, तो बताइए कोई चीज 100 रुपए में 45% में बेचा तो कितने की बेच दिया उसको 145 रुपए की बेचा। कोई चीज बेटा अगर 100 रुपए की है अब वो 45 में लाभ ले लिया तो कितने की बेचेगा बेटा 145 रुपए की बेच दिया। अब वो संजय की बारी आती है, संजय को, अब भैया कोई चीज संजय को बेचता है, अब संजय कितना बेचता है, अब ये बताइए, अब सुनना 145 रुपए की तो हो चुकी, संजय को आकाश ने संजय को कितने रुपए में 10% घाटे पर बेचा। 10% घाटे का मतलब क्या हो गया, तो 145 कोई वस्तु 10% घाटे का मतलब 90/100 की बात कर रहा हूं। उसने कितने की 145 पे कोई वस्तु थी 10% घाटे पर बेच दिया, तो 145 के कितने परसेंट निकालूंगा मैं 90% निकालूंगा। तो ये मेरे पास एसपी कितना आ रहा है, तो ये 2 जीरो से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 145/9/10, 9 का मल्टीप्लाई करा लेता हूं, 9 अपना 45 और 9 अपना 45 हो जाएगा और दशमलव भी लगा देंगे तुरंत, 9 अपना 45 कर लेंगे 4 आ जाएगा और 9 चौक 36 4 40 हो जाएगा और 9 का 9 4 13 13/10 तो 130.5 हो जाएगा। ये भैया एसपी आ गया आपका। अब आप ये बताइए कोई चीज सीपी कितने में थी आपने बेची थी 100 रुपए में, भैया शुरुआत हुई थी और संजय कितने मिला 130, तब भी बेटा ये किसमें रहा फायदे में ही रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है तो 130.5 माइनस 100 कितना हो गया 30.5 का उसको लाभ हुआ। तो सबसे पहले हानि वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, आपकी हानि कभी नहीं हो सकती थी क्योंकि 100 की चीज थी आपने कितने में 130.5 रुपए में बेच दिया। अब लाभ हो गया, अब ये लाभ कितना है उसने कहा लाभ हो गया, घाटा कितना परसेंट की बात कर रहा है
तो बेटा लाभ परसेंट बराबर आपको पता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर बेटा क्या होता है, लाभ अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना है आपके पास 3.5 है अपॉन 100 है, यहाँ भी 100 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3.5% आपका निकल कर आ जाएगा। तो 3.5% कहाँ बेटा, यहाँ पर। तो बी ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपको 30% 3.5% का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य क्या, एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद 24,650 रुपए का है। एक मेज का विक्रय मूल्य 15%, मतलब 15% उसको डिस्काउंट दे दिया गया। अब भैया डिस्काउंट दिया जाता तो किस पर दिया जाता, मार्केट प्राइस पर दिया जाता, MP पर दिया जाता। किसी चीज पे अगर डिस्काउंट अगर हो रहा है तो मार्केट प्राइस पर मिलता। तो एक मेज का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद 24,650, क्रय मूल्य बताना है, अंकित मूल्य का कितना होगा। ठीक है, तो बेटा बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा। तो 15% की छूट दी गई, ये क्या है, SP है बेटा। इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उसने, 15% का डिस्काउंट दिया। तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 85% पर उसको मिली है कोई चीज। अगर 85% पर मिली है, मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो 24,650 बटे 85 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, फिर हो गया यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। यदि क्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य का कितना है, 80% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, पहले मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, फिर उसका जो भी आएगा इसका 80% कर देंगे, वो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बताइए कितनी बार में जाएगा ये भैया, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 17 का भाग देखते हैं क्या आएगा। MP क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखा गया है, 17 का बारह पढ़ते हैं, 24 में 17 एकम 17, 17 3 20 4 3 7 76 हो जाएगा। 17 एकम 17 3 20 4 3 7 76 हो जाएगा। 17 चौको 68, 68 2 70, 8 हो जाएगा। 17 पन 85 हो जाएगा। 1450 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 0 0 2 पंचे 10, 4 को 8 9, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 29,000 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 29,000 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, इसका CP MP का कितना कह रहा है, 80%, MP कह रहा है 80%, तो MP का मान कितना आया था, MP का मान आपके सामने था 29,000, 80% बटे 100, एक 0 से गया, एक 0 से ये चला गया, 8 0 0 8 0 0, 8 9 72 होता है, कैरी कितने हुए 7 8 16 16 4 20 3 23, 23,200 रुपए। 23,200 रुपए कहीं पर है, बिल्कुल है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23,200 रुपए आपका मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, 15% डिस्काउंट दिए थे इसलिए हमने MP निकाल लिया, 85% पर निकाल लिया। जो भी आया उसने कहा अंकित मूल्य का कितना 80% है, तो अंकित मूल्य निकाल लिया, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालने को अंकित मूल्य को बेटा क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने निकाल दिया मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस जो आया उसका हमने निकाल दिया 80%। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वें नंबर में बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर, क्या कह रहा है, किस वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर, आपको क्या पूछ रहा है, किस दर पर 11 वर्षों में 41,500 रुपए की राशि पर कितने रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, 1,14,125 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। तो बताओ कितने % मिला उसको। तो आपसे पूछ रहा है R का मान, R% की बात कर रहा है वो आपसे कि उसका R% आपका क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1,14,125
125। ठीक, ये आपका दिया है। मूलधन का मतलब है प्रिंसिपल कितना दे रखा है 41,500 रुपए। टाइम कितना दे रखा है, कितने वर्षों के लिए है 11 वर्ष के लिए। और आपसे पूछ रहा है कि 8% बताइए कितना होगा जाके। ये कैपिटल आर लिख दिए, स्मॉल आर लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बताइए एसआई क्या होता है। तो एसआई बराबर होता है P/T/100। एसआई का मान रख लेते हैं 1,14,125। मूलधन कितना था 41,500। आर निकालना है, टी का मान कितना है आपका 11 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब चलिए 11 के पहले इससे 11 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि एक सिंपल नंबर लिखे हुए हैं। जब कोई सिंपल नंबर है इसका मतलब है कि भाग पूर्णतः पूरा विभाजित हो रहा होगा। इस 11 से मैं इसको पहले डिवाइड करता हूँ, इसको यहाँ पर। तो 11 एकम 11, जीरो लगाएंगे, 11 दिया 33, 7 82, 11 7 70, 11 5 55। तो ये किसके बराबर आ चुका है, इतनी बार डिवाइड हुआ। अब इसके बाद में इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जीरो लगाऊंगा, 5 7 35, 5 5 25, 5 8 कितना हो जाएगा 40, 5 3 15। आर बराबर 2075 बटे 83 भाग देता हूँ। और 3 के पहाड़े 3 है 8 3 24। ठीक, तो कितने वर्षों में जाएगा। और अगर इससे डिवाइड करते 5 5 3 15। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, कुछ नहीं 2075। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो देख लें तो 3 6 हो जाएगा, 2 8 16, 10 7 में 6 1 41 415। तो 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, 5 40 48। तो बेटा कितनी बार हो जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा 25% आपका आ चुका होगा। तो डी का मान कितना हो गया आपका 25%। तो उसको कितना ब्याज दर मिल रही थी, तो ब्याज दर बेटा कितनी थी, ब्याज दर बेटा आपकी 25% थी। 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 750 रुपए साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर, 750 रुपए है साधारण ब्याज दर पर, एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 हो जाते हैं। 750 रुपये साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 1000 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी, पूछा 10 साल में कितनी हो जाएगी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए पहले निकालते हैं। अब सबसे पहले इसमें 8 का तो मान दिया ही नहीं गया क्या दर थी, तो पहले 8 दर पे भी काम करना होगा आपको। बेटा एक फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट बराबर चलता है P1 + RT/100। ये होता है अमाउंट कितना दिया गया, सिंपल वाली बात करें, अमाउंट कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। प्रिंसिपल किस पर 750 रुपए पर। आर पता नहीं है, टाइम कितना लिया था यहाँ पर 5 लिया था, 5/100 हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें जीरो से यहाँ में जीरो हटा दूंगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 4/3 बन गया, 1 + आर अपॉन कितना हो गया 20 हो जाएगा। तो 4/3 - 1 बराबर R/20। 1 कितना हो गया 3 बराबर, तो भैया 20 आर बराबर कितना हो जाएगा 20/3% आपका निकल कर ये आर का मान आ गया। अब वो कह रहा है इसी आपकी दर को उसने कहा था सेम है, तो कह रहा है 10 साल में धनराशि कितने हो जाएगी। अब ये बताओ, अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। भैया पैसा तो यही था, 5 साल का उसने बताया, 10 साल का पूछ रखा है। तो 750 1 +
आर टी, आर का मान कितना आ गया 20/3 गुणे, अब आप टी कितने सालों के लिए दिया है 10 सालों के लिए दिया है, तो 10 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अमाउंट 750, जीरो से जीरो क्या कर लूंगा, ये भैया नहीं अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, जल्दबाजी ठीक नहीं, जल्दबाजी बेटा ठीक नहीं, इसका भरा है। तो 750 पहले इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ, ये जीरो से ये जीरो में कैंसिल आउट कर सकता था और इस जीरो से मैं ये जीरो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास कितना बचा 1 + 2/3 बचा। तो a बराबर 750 गुणे 3 × 1 = 3 2 5 5/3 हो गया। तो r का मान कितना था 20/3% था, ठीक है। तो 3 आ गए, 3 × 1 = 3 3 2 5, चलिए 5 0 0 5 × 5 = 25 और 5 5 × 5 = 25 हो गया और 5 7 35 2 37 3750/3 अप्रोक्सीमेशन में जाएगा क्या देखते हैं। 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 हो गया, 3 2 6 1 7 3 5 15, बिल्कुल पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी डेसिमल पे नहीं लिखे गए थे, इसलिए इसका भाग पूर्णतः जाना ही जाना था। हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया, तो कितना आंसर आ गया, तो ये भैया 1250 रुपए। तो 10 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी 1250 रुपए हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन पे बात करता हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहा 15वां प्रति वर्ष प्रति वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई वह राशि जाती 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 3087 हो जाएगी। तो आपसे मूलधन पूछ रखा है कि क्या हो जाएगा 2 वर्षों में, तो चक्र वह राशि जाती है, तो मतलब मूलधन पूछा, अभी मैंने फार्मूला लिखा था अमाउंट बराबर P1 + R/100 के पावर बेटा क्या होता है n होता है। अमाउंट कितना दिया गया आपको, अमाउंट आपका 2 वर्षों में कितना हो जाता है 3887 हो जाता है, ये अमाउंट आपको दिया गया। आपसे P पूछा है 1 + R का मान बेटा कितना है 30% है 30/100 और बेटा n का मान कितना दिया गया 2 दिया गया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 8 8 7 P गुणे 10 है, ये 10 है 10 × 10 3 13, तो 13/10 और 13 बेटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा होल स्क्वायर। मैंने सीधा लिख दिया, इसको थोड़ा सा P है तो 10 × 13/10 का होल स्क्वायर, तो 13/10 13/10। अगर कोई देखो यहाँ सिंपल नंबर लिखे हुए हैं तो मतलब भाग पूर्णतया जा रहा होगा। तो पहले बेटा 13 से भाग करना स्टार्ट करता हूँ, इस 13 से देना स्टार्ट करता हूँ। इस 13 दूनी कितना आ जाएगा 13 से अगर इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो हम देख रहे हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना होगा 26 और यहाँ 12 आ जाएगा 128 आएगा। 13 से 3 का 13 नहीं है 117 और यहाँ का हम बात कर रहे थे तो कितना हुआ था तो 128 117 और 17 3 20 8 3 11 13 नहीं है 117। अब इस 13 से फिर से 13 से काट लेते हैं, 13 दूनी 26 और 13 × 39, P बटे कितना है यहाँ 100 है, P बटे 100 है तो P का बेटा मान कितना आ जाएगा 23 गुणे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 2300 मिल जाएगा। ये तो इतना था ठीक। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें अगर करना भी चाह रहा था तो जरूरी नहीं था इतना सॉल्व करना, क्योंकि ये ऐसी संख्या थी 13 तो ये दो ये जो लिखा हुआ है ये 10 और ये 10 इनका गुणा कराते तो हमें ऑलरेडी 2 जीरो मिलते, क्योंकि यहाँ देख क्या रहे हैं कि 13 से कभी भी 13 वाली चीज पे जीरो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आपका हो चुका है 2300 हो चुका। तो आप पूरा सिंपली सॉल्व कर सकते, कोई वो वाली कठिन वाली चीज नहीं है आपके लिए। तो आपको सीधा सीधा क्या कर लेना कि आपको फार्मूला लगा देना, फार्मूला बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको सिंपल और दूसरी भी तरीके से लगा सकते थे कि 30% तो पहले हम उसका निकालते 30/100 करते, तो फिर वहाँ के द्वारा निकालते 1 साल में इतना बढ़ता 2 साल में इतना बढ़ता, उसके द्वारा भी ये आंसर निकाला जाता। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस के था, इसलिए हमने ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, दूसरा मेथड लगाया
ये हम चाहते 30% था, 30% को 30/100 लिखता तो 1 साल में निकालता कितना हो जाएगा, उससे निकल कर ये आ सकता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, अजय ने 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। अजय ने क्या किया, अजय ने 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बाद में ये व्यवसाय कितना गया, बाद में 96 जाकर विजय उसके साथ जुड़ गया। पहले भैया किसने, अजय ने काम शुरू किया, 40,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। बाद में उसके साथ बिजनेस में कौन आ गया, 96,000 के साथ विजय ने उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, करा जो लाभ है दोनों को हम कैसे दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं, तो विजय कितने महीनों बाद व्यवसाय से जुड़ा। तो भैया हम मान लेते हैं कि x महीने बाद उससे व्यवसाय से जुड़ा। हमने कितने महीने बाद मान लेते हैं, x महीने बाद व्यवसाय जुड़ा कितने। ठीक है, देखिएगा 40,000 ये 12 महीने बराबर इधर कितना हो जाएगा, 96,000 गुणे हमने कितना मान लिया x। हमने क्या मान लिया 96 गुणे, हमने क्या कहा कितने महीने बाद जुड़ा, x महीने बाद वो जुड़ा। अगर हम जीरो की कैंसिल कर लेंगे 3 जीरो 3 जीरो। अब आया 12 के पहाड़े में कितनी बार में जाता है, 8 बार में, और ये 8 के पहाड़े में कितनी बार में जाता है, 5 बार में। तो बेटा x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो भैया 12 - 5 कितना हो गया, 7। तो कितने महीनों के बाद व्यवसाय से जुड़ा हो, तो भाई तो ये 12 है, ये तो मैं 12 - x कर लेता। अगर कोई बंदा समझना है आप कि भैया मैं घटा क्यों रहा हूँ, सुनना गौर से, तो मैंने घटा के, क्योंकि भैया अगर ये 12 महीने पे काम किया है तो ये कुछ समय बाद किया है, समझ लो भाई। जिसको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो फिर ऐसा नहीं, तो ये 12 सुनना यहाँ पे हम 12 और यहाँ कि हम इसको घटा ही क्यों रहे हैं, इस पर थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर 12 महीने मान लो मैंने काम किया, आपने कुछ समय बाद काम किया, तो कुछ महीने तो निकल गए होंगे ना आपके, तो उसको 12 - x बन जाता। क्या बन जाता वो, 12 - x बन जाता। तो हम इसलिए हम x लेके चल रहे हैं, तो हम 12 में क्या कर दे रहे हैं, उस टाइम को जो x मान रहे हैं उस टाइम को हम क्या करें, वहां पे घटा दे रहे हैं। नहीं तो आप कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 12 - x कर देंगे, उससे भी मान आपको उसका निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चलिए अब वो कह रहे हैं 3 साझेदार ए बी और सी। 3 साझेदार भैया क्या काम कर रहे हैं, 3 साझेदार ए है, बी है और सी। कुल धनराशि कितनी है, 36,000 रुपए है। का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 28,000 और सी को 31,200 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। भैया एक एबीसी तीनों ने एक कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया। क्या इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए को भैया तीनों ने मिलकर 36,000 रुपए कंपनी पे लगाया। ठीक, इन पर ब्याज क्या मिला, इनको लाभ क्या मिलता है अंत में, एक को 26,000 मिलता है, दूसरे को 20,800 मिलता है, सी को कितना मिलता है, 31,200 रुपए मिलते हैं। तो भैया लाभ का क्या रेशियो था, अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं इनके, तो अगर बेटा हम लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ अगर हम इनके क्या कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ पर क्या रेशियो था, 26,000 का अनुपाते 20,800 का है अनुपाते, और सी का कितना 31,200 का। तो हमने 2 जीरो सबके उड़ा दिए। अब इनको कुछ देखते कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम देखते हैं 4 के टेबल से देखते हैं, 4 24 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 4 दूनी 8 और 4 7 28 3 1 बिल्कुल 4 के टेबल से और इनको निपटाते हैं। तो 4 24 2 26 4 5 20, ठीक, और 4 5 20 4 दूनी 8 और 4 7 28 3 31 4 7 28 3 1 32 4 8 32। और कुछ हो सकता है, 13 की पहाड़ी में देखते हैं 13 पौने 65 13 चौको 52 13 संग 78, ये भी 13 से में भी और चला जाएगा, तो 13 पौने 65 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, 13 पौने 65 13 चौको 52 और 13 संग 78। तो बेटा जो भी आपको जो निकल के आया है ये आपका अनुपात आया प्रॉफिट का। क्या अब सुनना आगे कहानी को, ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया,
ए और सी क्या बोलते हैं, कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो ए और सी द्वारा निवेश, ए और सी द्वारा कितने का निवेश, ठीक। अब बताओ कुल कितना पैसा लगाया गया था, 36,000 लगाया गया था। कुल टोटल अमाउंट कितना था, 36,000 लगाया गया था। और इस अमाउंट पर हमने देख क्या पा रहे हैं कि 36,000 रुपए का ए और सी के द्वारा टोटल कितना इनका प्रॉफिट था, 5 + 4 + 6 है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पर अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं तो ए और सी की बोला है ना, ए में कितना है, 5 है, ए में 5 है और सी में कितना है, 6 है। अगर इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो 36,000 6 × 5 = 11 हो गया, 6 × 5 = 11 × 4 = 15, अब 15 दूनी 30, 15 चौको 60 गुणे 11, 11 0 0, 11 0 0 के जब 44, 11 दूनी 22, 4 26, तो 26,400 रुपए, 26,400 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए थे ए और सी द्वारा। तो ए और सी द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी तो 26,000 कितना, 400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर हम 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे 70, 75 और 80 छात्रों को, कितने हैं भैया स्टूडेंट हैं हमारे पास, 70 है, 75 और 80 छात्रों के 3 क्लास के औसत के मांग 70 है, 70 बच्चों का औसत के मांग कितना है, 70 है, 75 का 75 है और 80 बच्चों का 80 है। तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। बेटा सीधी सी बात है, अगर आपको औसत अंक ज्ञात करना तो बहुत कठिन बात नहीं है। औसत अंक की बात चल रही है तो क्या लिखोगे, 70 × 70 प्लस 75 × 75 प्लस और 80 × 80 बटे कितने बच्चे थे, 70 थे, 75 थे और 80 थे, यही औसत अंक हुआ। अब गुणा करा लेते हैं, 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 75 का 75 के साथ कराएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 × 35 × 70, 70 × 2 = 72, 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 और 7 56, 49 और 7 कितना है, 5600 × 8 = 6400 बटे और 70 80 150, 150 80 70 150, अब 75 और जोड़ देंगे 225 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, जोड़ लेंगे तो भैया यहाँ तो 25 रहेगा। अब यहाँ 4 और 6 4 कितना हो गया, 10, 10 9 19, हाथ से लगेंगे 1 6 और यहाँ कितना हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इनको जोड़ने की, तीसरे अंक को एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 6 4 10, 10 9 19, हाथ से कितने लगा 1 4 6 5 11 11 15 1 16 225। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, दशमलव में तो पूर्णतः भाग नहीं जाएगा तो कैंसिल करते हैं इसको, तो हमने कैंसिल किया 5 से, तो 5 से क्या, 5 × 3 = 15, 1 16, अब 5 × 3 = 15 1 16 19 हो गया, 5 × 3 = 15, 4 × 9 = 42, 5 × 8 = 40, 2 × 5 = 25 और ये कितनी बार हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 2 × 22, 5 × 5 = 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 से फिर से कैंसिल आउट होने वाले हैं तो 5 × 6 = 30, 30 2 कितना हो गया 30, 3 × 8 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 9 अब ये नहीं जाएगा तो 9 × 7 = 63, 7 3 ऑप्शन पे दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। 9 × 7 = 63 और 4 × 67,
47 अपना 45 75.75 से कहाँ पर है, दो ऑप्शन पर है, एक ऑप्शन पर, बाकी ऑप्शन क्या हो गए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए, पूर्णतः भाग नहीं देना होता है, ऑप्शन को देखते हुए काम करना होता है कि ऑप्शन कहाँ तक लेके चल रहा है, वहां तक के द्वारा आपको मान मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन की 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे किसी कार को 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे किसी कार को 69 दिन में पूर्ण कर सकता है। जे किसी कार को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है, 69 दिन में। जे एक काम कितने दिन में कर रहा है, 69 दिन में। के उसी कार को कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। 72 दिन में। के उस कार कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अगर ये कह रहा दोनों जे भाई साहब अकेले किसी कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 69 दिन में। के भाई साहब एक कार्य को 72 दिन में कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं जे और के, तो दोनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले मैं इस टाइप के सवाल को क्या बताया, बट सबसे पहले क्या लेते हैं, ऐसे सवाल का एलसीएम लेंगे। 69 का 72 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और इसका एलसीएम क्या आएगा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो एलसीएम की बात चल रही है, तो हम अगर इधर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 69 और 72 का एलसीएम ले लेते इधर। अगर हम इसकी बात करते हैं 2 से 23 आए, अगर 3 से लेते हैं 23 3 कितना हो जाएगा, 69, और ये 24 3 का 72। तो बेटा यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं कटने वाला, तो 24 लेना होगा हमें। 23 और 23 इनको गुणा करा लेते हैं। 24 3 का 72, तो 72 गुणे 23, 72 गुणे अगर हम 23 कर रहे हैं तो 23 दूना बेटा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 दूनी 46 और 7 3 का 21, 7 3 का 39, 7 3 का 21 और 7 2 14 2 16 और 23 2 6 165, तो 1656। तो ऐसे बेटा कितना आ गया, 1656 आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं 69 के द्वारा अगर हम भाग दे रहे हैं तो 23 तक 69 तो कितनी बार भाग जाएगा, 24 बार भाग जाएगा। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, हमने 69 से भाग दे रहे हैं तो 24 बार भाग जाएगा। अगर 72 से भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। तो ये इनके काम करने की है क्षमताएं हैं, कितनी काम करने की क्षमताएं आएंगी। अब समझ, तो जे की कार्य करने की क्षमता 24 है और के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 23 है। तो और जे और के दोनों मिलकर, जे और के दोनों मिलकर कितना कार्य निपटाएंगे, तो 24 प्लस 23 कितना हो गया, तो 4 3 60 2 2 4, तो ये कितना हो गया, 47 हो गया। अब भैया पूरा काम कितना था, ये पूरा काम है, ये भाई साहब 47 मिनट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में। अगर हम बात करते हैं कि कितने उसने क्या था, कितने दिन हो सकता है, तो अगर एक दिन में ये 47 मिनट काम कर रहे हैं तो पूछा कितना सारा काम कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम मतलब डेज पूछा गया आपको, दिनों की आवश्यकता, तो 1656 बटे 47 भाग दे देना है। अब इसको भाग देना, तो देखिए भाग देना स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ यहीं पे दिखा लेते हैं। तो 47 का भाग दे देना है 1656 पर। ठीक, कितनी भाग जाएगा, 400 को 16, और अगर 4 बार की बात कर रहा हूँ तो 4 7 28 हो जाएगा, 400 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार है। 3 हर एक ऑप्शन पर है, 3 कहाँ पर नहीं है, डी ऑप्शन पर 3 नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा ऑप्शन आपका पहले। तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौको 12 2 14 हो जाएगा। 5 में गए कितना बचा, 4 बचा, 6 में 4 गए 2 बचा। अब 200 ये हो जाएगा। अब 4 5 20 5 7 35, 5 7 35 और 5 को 20 3 23। तो अब यहाँ की बात करता हूँ तो मुझे कितनी बार में जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 कहीं है तो यहाँ पे 6 लिखा था, यहाँ 6 लिखा था, तो यहाँ 35 तो कितनी बार चला जाएगा, तो 35 बार जाएगा, 11 शेषफल आएगा 47। तो कौन सा डी की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा। कहाँ पर आंसर लिखा है, बी ऑप्शन पर लिखा है
35 सही 11/47, तो आपको पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूं। 20वां सवाल। तो एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लगाते हैं। ध्यान देना, अगर हम काम की बात कर रहे हैं ए और बी के द्वारा, अगर ए और बी, ए को काम पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? 6 दिन लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ए और बी की, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 दिन ले रहे हैं। ए और बी कितने दिन ले रहे हैं? 6 दिन ले रहे हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? 15 दिन ले रहे हैं। और ए और बी तीनों मिलकर, अगर काम की बात कर रहा है, ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 5 दिन में काम कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर, तो हमने इस टाइप के सवाल बताया कि एलसीएम के द्वारा, इसके द्वारा निकालते हैं। एलसीएम कितना है? 6, 5, 15 और 5 का। 6, 15, 5 का एलसीएम बेटा कितना निकलेगा? 6, 15, 5 का एलसीएम बेटा 30 निकलेगा। 6 के बारे में 30 बेटा कितनी बार में जाएगा? 5 आएगा इसकी कैपेसिटी। इसकी 15 की कैपेसिटी 2 आ जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब समझना, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी काम कितने दिन में कर रहे थे? कैपेसिटी कितनी है काम करने की? 6 है। अब समझना, तो या तो मैं ए प्लस बी के हिसाब चल लूँ, तो बी प्लस सी के हिसाब से कर लूँ। तो मैं अगर मैं यहाँ पे बी प्लस सी का मान रख लेता हूँ, बी प्लस सी कैपेसिटी कितनी? 2 है। ठीक है, तो यहाँ कितनी है? 2 है। तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अगर मैं यहीं पर बी प्लस सी ये लिखा था तो हमने मान रख लिया। अगर मैं यहीं पर अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो अगर मैं ए प्लस बी का मान रख लेता हूँ, ए प्लस बी का मान कितना है? 5 है। सी का मान कितना है? 6 है। तो सी का मान बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 1 आ गया तो बी और सी का मान कितना दे रखा है? बी और सी का मान बेटा मेरे सामने 2 दे रखा है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। सबकी मैंने कैपेसिटी निकाल लिया। तो कह रहा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कौन भैया मिलके काम कर रहे हैं? तो कह रहा एक साथ काम करते हुए ए और सी को, किसकी बात कर रहा है? ए और सी को उस काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा? किसको बेटा बात कर रहा है? ए और सी को उस काम को पूरा करवाना। किसके द्वारा? ए और सी के द्वारा अगर काम कंप्लीट करवाना है तो ए और सी के काम करने की क्षमता कितनी है? ए के बेटा काम करने की क्षमता 4 है, सी के काम करने की क्षमता, तो डे बराबर देखेगा, फाइनल आंसर यहाँ निकाल के दे रहा हूँ मैं। तो ए प्लस सी के काम करने की क्षमता कितनी है? ए की 4 है और सी की कितनी है? 1। कितना हो गया? 5। तो आपसे दिन पूछ रखा है। टोटल काम कितना है? 30 है। कितना कार्य करने की क्षमता कितनी है? सी की 5 है। तो बेटा कितने दिन आ जाएंगे? 6 डेज आ जाएगा। 6 डेज कहीं ऑप्शन पर है? बिल्कुल है, बी ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे सवालों को ऐसे स्क्रिप्ट के द्वारा ही काम किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी हम अपने आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। इस सवाल को पढ़ना। ये आपका सवाल किसमें? होमवर्क का। और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि ये दूर दूर तक पहुंच सके, बताया जा सके कि ये इसकी ऑफलाइन क्लासेस अभ्युदय क्लासेस में निःशुल्क चल रही है। अभ्युदय क्लासेस इसकी आप ये सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे चल रही है, ऑफलाइन पर इसकी क्लासेस चल रही है, निःशुल्क चल रही है। वीरभूम डिग्री कॉलेज पर चल रही है, महोबा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है एक विमान 21 घंटे में, कह रहा है एक विमान की बात कर रहा है कि एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। किसके बीच में? 21 घंटे में तय करता है यदि विमान की गति 220 किलोमीटर पर हावर्स है। विमान की गति बेटा कितना है? 220 किलोमीटर पर हावर्स कम कर दी जाए। वो क्या कह रहा है? विमान की जो पहले स्पीड जो भी रही होगी उस स्पीड में कह रहा है 220 किलोमीटर पर हावर्स क्या कर दिया जाए? कम कर दिया। तो उतनी ही मतलब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, दूरी उतनी ही चलना है। पहले कुछ और स्पीड से एरोप्लेन आपका हवाई जहाज चल रहा होगा विमान,
लेकिन उसने कहा कि उस दूरी को हमने कितना कम कर दिया, दूरी कम नहीं की गई, स्पीड कम कर दी गई है, दूरी वही है, स्पीड क्या है 220 किलोमीटर कम कर दी गई। तो 26 घंटे तय करता है। जहां पहले 21 घंटे लग रहे थे, अब उसको बेटा कितने लग रहे हैं, 26 घंटे लग रहे हैं। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है किलोमीटर पर। किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो बता मैंने मान लेता हूं, मान स्पीड का मतलब बेटा चाल, मैंने मान लिया चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी, अगर दूरी की बात कर रहा हूं तो बेटा चाल बटे क्या हो जाएगी, समय हो जाएगा। तो हमने चाल कितनी दूरी कितनी उसने कवर कर रखी है, दूरी जो आपने कवर किया, चाल कितनी थी x किलोमीटर पर आवर है, दूरी आपने कितने ऑलरेडी समय कितने लिए थे, 30 घंटे लिया था, तो कितना हो जाएगा, चाल आपकी x थी और समय कितना लिया था 21, तो दूरी कितनी हो गई 21x हो गई। ये आपकी दूरी को मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, 21x हो गई। अब कह रहा है कि अगर दोनों को मैं घट सुनना बिल्कुल, अब दोनों की चाल को मैं घटा देता हूँ, दूसरी दूरी ले रहा हूँ दूरी। अब वो कह रहा है चाल आपकी घट गई, चाल कितनी बेटा हो गई है आपकी चाल, वो कह रहा है x में कितना कम कर दी गया, 220 किलोमीटर को कम कर दिया गया, मैंने कम कर दिया चाल को, और टाइम कितना लग गया 26 घंटा। हमने दूरी क्या कर दी 220 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दिया, आपकी उसकी स्पीड को कम कर दिया गया, दूरी उतनी ही रहेगी, 26 घंटे लगते, दोनों दूरी को आपस में कैसे कर देता हूं मैं, बराबर कर देता हूं। तो 21x बराबर x माइनस 220 गुणे 26, तो 21x ये 26x हो जाएगा, 220 गुणे 26 हो जाएगा, तो ये 220 गुणे 26 हो गया, और ये 26x माइनस कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया 5x हो गया, ये 220 गुणे कितना हो गया 26 हो गया, 5 के टेबल में इसको दे देते, 5 को 20 2 22, ठीक, 5 को 20 2 22 हो गया, 5 को 20 हो गया, गुणे 26 बराबर x। स्पीड निकल के आने वाले इन दोनों क्या करवा लेते, गुणा करवा लेते हैं, गुणा करवाएं, गुणा करवाने पे जो आएगा उसकी बात करते हैं। तो अगर गुणा करवाने की बात चल रही है तो इनका गुणा करवाते हैं, 4 4 24, अगर हम 26 की बात करते हैं तो 4 24 हो जाएगा, 4 8 2 10, ठीक, 104 तो 4 हो गया, और 4 10 हो गया, 104 10 कितना हो गया 104 10 114 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा। अब आपसे कुल दूरी पूछी गई है, आपसे क्या पूछा गया था, कुल दूरी। तो भैया दूरी कितनी आपके सामने थी, दूरी बराबर आपने क्या लिख रखा है 21x लिख रखा है, 21 गुणे 1 1 4 4, 21 गुणे 1 4 4, गुणा करवा लेते हैं आपका मान सब मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 21 को कितना होता है 84, आगे कितने लग गए 8, 4 सब ऑप्शन में कम नहीं बना, 21 को 84 84 और 84 और 8 कितने 4 6 90 तो 92 हो गए, 92, इसमें भी दो जगह सब में 2 और 4 हर ऑप्शन पर दे रखा है, और 24 21 से कम 21 और 9 होते हैं 30, हाँ से कितने लग गए 3, 21 3 24 24 0 24, सिर्फ आपके पास डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 24 0 24 ऑप्शन, इसके अलावा किसी ऑप्शन पर आपके नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। चलिए 23 24 क्वेश्चन पे देखते हैं, बिना रेट का क्वेश्चन है, आपको देखते हैं क्या कैसे करना है, आपको उसके द्वारा सॉल्व करते हैं। कह रहा है 30वां 24वां सवाल कह रहा है वर्ष में बेचे गए शैम्पू है, दिया गया बार ग्राफ 3 वर्षों में अलग शैम्पू जो दिए गए हैं, शैम्पू जो है वो किस पर है, लाखों में बिक्री की बात कर रहा है, लाखों में बात कर रहा है, 2000 बेचे गए शैम्पू, कंपनी क्या ए है, शैम्पू आपका सी है,
कह रहा संख्याओं के बीच का अंतर क्या था। भैया 3 कंपनियां हैं, ए बी सी है। आपसे इतना पूछ रहा है कि शैम्पू ए और शैम्पू सी। शैम्पू ए, ध्यान देखना, ये जो डॉटेड ये वाली जो लाइन है ए को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये आपको किसको प्रदर्शित कर रहा है, सी को। भारत ये भी सी को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपसे पूछ क्या रखा है, शैम्पू ए और शैम्पू सी किस ईयर में पूछा था, वर्ष 2000 में पूछा था। वर्ष 2000 यही है, ए ये है और सी ए, दोनों के बीच अंतर। आपको 23 नंबर के क्वेश्चन की बात चल रही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में, और वर्ष 2000 की बात चल रही है, तो वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 की अगर बात चल रही है तो वर्ष 2000 में अगर इसकी बात चल रही है तो बताओ कितना है, ए का 25 है, ये बी कितना है, कितना है 2000 में, तो 25 माइनस 9 अंतर पूछा गया था। अंतर किसका पूछा गया, शैम्पू ए और शैम्पू सी में। तो 16 आ गया, 16 किसके साथ था, लाखों में था, तो 16 लाख आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में, दिए गए, अगर बात करें इसका, दिए गए वर्षों में शैम्पू बी की कुल बिक्री का पता लगाएं। तो दिए गए वर्षों में शैम्पू बी का जितने वर्ष दिए गए हैं, 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2000 कितनी बिक्री हुई है। तो अब देखना, शैम्पू बी की कुल बिक्री, कुल अगर बिक्री की बात चल रही है तो बताओ बी कितना, बी में कितना था, वो 12 था। 2001 में कितना था, अब समझिएगा मैं टिक कर ही दे रहा हूँ, तो यहाँ 12 था, यहाँ 15 था, यहाँ 18 था, यहाँ 22 था, और यहाँ 30 था। तो यहाँ देखता हूँ 12 है, 15 है, 18 है, 22 है और 30 है। इन सबको जोड़ लेते हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं 30, 20, 50, 30, 20, 50 तो 52, 30, 20, 50, 50, 20, 70, और 70, 15 कितना हो गया 85, 85, 10, 95, 2, 97, तो 97 क्या हो गया, लाख हो गया। तो आपको कहीं 97 लाख ऑप्शन पर है, बिल्कुल ऑप्शन पर दिया गया है, तो आपके पास कितना है 97 लाख की बात कर रहा है। तो दिए गए वर्षों में शैम्पू बी की कुल कितनी बिक्री हो जाएगी बेटा, 97 लाख हो जाएगी। आखिरी सवाल है आज की क्लास का। तो कह रहा अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, एक साइकिल का पहिया है, कितनी बार घूमता है 1 किलोमीटर चलने में बेटा, 500 बार घूमता है, तो साइकिल, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसने पूछा आपकी त्रिज्या क्या होगी, तो सबसे पहले उसने आपका आंसर किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2, 3, 2, 5, तो बेटा इसमें आ गया सेंटीमीटर में। तो पहले हमने क्या किया कि 1 किलोमीटर को पहले मीटर बदला, मीटर से सेंटीमीटर बदला। अब बताओ सबसे पहले पहले ये अगर एक साइकिल की बात कर रहा है, एक पहिए की बात कर रहा है, ये पहिया है। अब बताओ बेटा अगर ये बार बार घूमेगा तो सर्किल में इसको बेटा क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, इस परिधि को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि। तो परिधि क्या बोलते हैं बेटा, इसको परिधि बोलते हैं। अब परिधि क्या होता है, सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि साइकिल का पहिया गोलाकार ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा, क्या कहलाएगा, परिधि। परिधि जाने के लिए 1 किलोमीटर में कितने राउंड, तो पहिया 1 किलोमीटर कुल दूरी बटे कुल चक्कर, कितने चक्कर उसने लिए, कुल दूरी कितनी थी ये लिखा हुआ है 4,500, कुल चक्कर कितने लिए हैं उसने 500 लिए हैं। परिधि कितने होता है बेटा 2πr होती है, परिधि कितनी होती है 2πr। इन दोनों जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, πr बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा,
पाई आर का मान 100 आ चुका है, तो पाई का मान बेटा कितना होता है 22/7 होता है, आर होता है यहाँ 100 हो जाएगा। फिर दोनों दो की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 11/7 आर बराबर 50 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/7/11, तो आर का मान कितना होगा 350/11, भाग देना है 350/11 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 11×3 = 33 हो गया, तो 20, 11×1 31 दशमलव, और 31 दशमलव कहीं ऑप्शन पर है बिल्कुल लिखा गया है, तो 31 दशमलव आपका जो ऑप्शन पर कहाँ पर लिखा गया है, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31 दशमलव कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए आपको, तो जो एक क्वेश्चन दिया गया था कि अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या हो, तो सबसे पहले हमने 1 किलोमीटर को मीटर बदला, मीटर से हमने किसमें बदला, मीटर से हमने सेंटीमीटर बदला, मीटर जब हम सेंटीमीटर बदला तो पूछा था इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो सबसे पहले हमने देखा कुल दूरी बटे कुल चक्कर, वो परिधि जैसा होता है, परिधि साइकिल का एक पहिया क्या होता है जब घूमेगा तो परिधि के अकॉर्डिंग, तो परिधि कितनी होती है 2πr, कुल दूरी लिख लिया, कुल चक्कर से भाग दे दिया, तो यहाँ से आपका आर का मान निकल के आ गया। तो ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, तो बेटा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, और सभी लोगों को बताइए कि आप क्लासेस में भी क्लास चल रही है जो निःशुल्क है, और ऑनलाइन क्लास भी आपको दी जा रही है, क्लास 3 चालू है, बहुत जल्द आपकी और कोई एक आज 3 चालू, जैसे लेखपाल की भर्ती आ रही है तो उसकी भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही, निःशुल्क चल रही है, तो आप सभी लोगों को बताएं और जागरूक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।